आशीष सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए सबसे पहले तो। और देखिए, हालत बड़ी ख़राब है। थोड़ी सांत्वना दीजिए, हमारे को भरोसा दिलाइए, हिम्मत दिलाइए, जोश दिलाइए, जो मतलब आप दे सकते हैं वो दीजिए सर। एक्चुअली जैसा मैं पहले भी कमेंट सुन रहा था जी। आपके कलीग की जी। तेल के दाम पर उसके इम्पैक्ट के ऊपर। जी। तो बात तो क्लियरली यही समझ में आती है कि इसमें ऑब्वियसली अभी एक शॉर्ट टर्म स्पाइक है। लेकिन दो तीन चीज़ों को ध्यान में हमको रखना चाहिए कि अगर ये सस्टेनेबली ऊपर रहता है तो उसका क्या असर है। पास में भी हमने $100 के ऊपर तेल देखा है। एज रिसेंटली एज 2018 के एंड में हमने $90 तेल देखा था। तो पास में भी हमने इस तरीके के स्पाइक्स देखे हैं, लेकिन जब भी तेल में इस तरह के दाम के स्पाइक आते हैं, उसके बाद अगर आप देखें तो एक काफी लंबे अरसे तक आपको $60-70 इस तरीके का दाम देखने को मिलता है। और इनफैक्ट अगर लंबे अरसे अरसे तक अगर तेल का दाम ऊपर रहता है, तो जैसा पहले भी आपने बताया कि आर्थिक व्यवस्था पर इसका असर पड़ता है। और अगर आर्थिक व्यवस्था पर अगर मामूली सा भी असर पड़े, तो अल्टीमेटली क्या है कि सारे के सारे जो कमोडिटी प्राइसेस और ऑयल प्राइसेस हैं, इसमें एक तरीके से काफी करेक्शन और गिरावट भी आती है। तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि काफी हद तक ये एक तरीके से आप देखिए ऑयल वगैरह है, ये भी सारी कमोडिटीज जो है ये भी ट्रेडेड कमोडिटीज हैं। तो सप्लाई कंस्ट्रेंट, एक टेम्पररी सप्लाई कंस्ट्रेंट आना या एक टेम्पररी सप्लाई कंस्ट्रेंट के भी किसी तरीके के फियर्स आने, ये डिमांड से बहुत ही अलग चीज है। देखिए, अभी एक टेम्पररी सप्लाई कंस्ट्रेंट है या किसी की तरह किसी एक स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है, जिसकी वजह से सडनली जो ट्रेडेड वैल्यू है तेल की, वो अगर बहुत बढ़ जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उतनी एक्चुअली डिमांड बढ़ी है। अगर आप दुनिया भर का तेल का प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों को देखें, तो $75 to $85 इस तरीके, मतलब इसमें इक्विलिब्रियम तो कोई होता नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि फेयर वैल्यू वो 75, 80, 85 इस तरीके की आती है, अभी का कंजम्पशन और प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए। तो सडनली अगर आपको 120, 125 इस तरीके का दिख रहा है, तो एक टेम्पररी कंस्ट्रेंट या ट्रेडिंग एक्टिविटी की वजह से दिख रहा है, या फाइनेंशियल स्पेकुलेशन की वजह से भी ये हो सकता है। तो कहने की बात यह है कि होपफुली ट्रांजिटरी है। पूरा का ये जो पूरा वॉर की वजह से जो डिसरप्शन है, ये कितना लंबा चलता है फोरकास्ट करना मुश्किल है। लेकिन खास बात यह है कि ट्रांजिशन ट्रांजिटरी है। और दूसरी बात, अगर इस तरीके का माहौल रहा तो अल्टीमेटली इट विल बी फॉलोड। इसके बाद आपको कमोडिटी प्राइसेस और तेल के प्राइसेस में सिग्निफिकेंट करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। और एक लास्ट चीज मैं आपके दर्शकों के ध्यान के लिए रखूंगा कि इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है। या तो हम ये सोचते हैं कि देखिए, तेल का दाम इस लेवल पे केवल फाइनेंशियल स्पेकुलेशन के बलबूते पर ज्यादा देर तक रह नहीं सकता है। तो तेल का दाम ज्यादा कैसे बढ़ेगा अगर डिमांड बहुत बढ़ती है लेकिन सप्लाई नहीं है। डिमांड कब बढ़ेगी? जब आर्थिक व्यवस्था में बहुत तेजी होगी। लेकिन अगर तेल और कमोडिटी के दाम इस तरीके के रहेंगे तो आर्थिक व्यवस्था में तेजी हो नहीं सकती और अल्टीमेटली तेल और कमोडिटी के दाम नीचे आएंगे। तो आप किसी भी एंगल से इसको देखें, तो ज्यादा लंबे अरसे तक, मतलब अगर कोई आपको ऐसा बताता कि भाई अभी अगले साल 2 साल तक तेल का दाम ऐसा ही रहेगा, तो वो दैट इज नॉट पॉसिबल। अल्टीमेटली ये एक तरीके का ट्रांजिटरी फेज है, और आगे जाकर के थोड़े हफ्तों या थोड़े दिनों में हमको इसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक बात है। ये अच्छी बात है कि कच्चे तेल के दाम ऊंचे हैं, उस तरह से नहीं रहते हैं जैसा आप सोचे हैं, जैसे कि -$35 भी ज़्यादा दिन नहीं रहते। हाँ, उतना जल्दी भी रिवर्स नहीं होते। नीचे से ऊपर से नीचे आने में टाइम लगता है, नीचे से ऊपर आने में टाइम कम लगता है। ये हाल है इस वक्त। प्रॉब्लम खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब इन्वेस्टर्स का पेशेंस भी टूट रहा है। पहले लगा कि हल्का फुल्का करेक्शन होगा, ठीक है, निकल जाएगा, 5-10% तो रनिंग कभी भी आता है। अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बड़ी भारी मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। 2008 से, 2000 से, अलग अलग सालों 2020 से लोग कंपेयर करना शुरू कर रहे हैं, और फिर इन्वेस्टर सोचते हैं कि चलो छोड़ो, निकलते हैं, बाद में वापस देखेंगे, घुसेंगे। क्या करना चाहिए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जिनका पैसा लगा हुआ है? अनिल सर, देखिए, लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर पास्ट का ही एग्जाम्पल लेना है, जैसे आपने 2008 का एग्जाम्पल दिया और 2020 का भी एग्जाम्पल दिया, तो इसमें से सीखने को ये भी मिलता है कि जब मार्केट में जो गिरावट है, देखिए हमारे ऊपर यहाँ इस चीज का असर क्या है, तेल के दाम को लेकर के असर है। जैसा पहले आपके कलीग ने बताया कि वी आर थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल। तो ऑयल का एक इम्पैक्ट है। उसके अलावा डायरेक्ट इम्पैक्ट, हम यूरोप में नहीं है, हम किसी एक तरफ से नहीं है, तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं है। दूसरा, ये जो कंट्रीज हैं, ऐसा भी नहीं कि हमारा इनके ऊपर बहुत बड़ा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का डिपेंडेंस है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे मार्केट में जो है भारी गिरावट है, ये ग्लोबली एक तरीके से आप देखिए इक्विटी में रिस्क ऑफ इस तरीके का माहौल चल रहा है। ग्लोबली सब लोग इक्विटी में अपना समझिए कि पोजीशन एक तरीके से कम कर रहे हैं।
और ये 3-6 महीने से हो रहा है। पहले चाइना के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को लेकर के, फिर यूएस के इंटरेस्ट रेट और यूएस के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को लेकर के, और अब जाकर के ये हम लोग रशिया और यूक्रेन का सिचुएशन देख रहे हैं। तो पास्ट एग्जांपल्स अगर लेते हैं तो पास्ट एग्जांपल से तो ये भी सीखने को मिलता है कि जब भी मार्केट में एक बड़ी गिरावट आती है जो लोकल कारणों की वजह से नहीं आई है, लेकिन ग्लोबली एक रिस्क ऑफ की वजह से आई है, तो अब आप देखिए कि तेल की वजह से हमारी इकोनॉमी पे कितना असर पड़ेगा। और अर्निंग्स, फर्ज कीजिए कि अर्निंग्स में अगर निफ्टी के ईपीएस में फर्ज कीजिए कि 5% का कट आ जाता है, एग्जाम्पल में ऐसे मोटा मोटी बोल रहा हूँ, फर्ज कीजिए कि निफ्टी ईपीएस 5% भी कटा जाता है, तभी भी हमारा मार्केट चीप हो गया है कंपेयर टू 6 महीने पहले जो मार्केट का लेवल होता था। तो देर इज अ लिमिट कि हाउ मच द मार्केट कैन गेट चीपर, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे ऊपर तेल के अलावा कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका है नहीं। तो अगर आप 2008 भी देखिए, लेमन क्राइसिस हुआ, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, हमारा मार्केट भी गिरा, लेकिन उसका हमारे पे टेम्पररी इम्पैक्ट था, डायरेक्ट इम्पैक्ट कोई ज्यादा हुआ नहीं उसका। सेम आप देखिए कोविड में भी हमारे यहाँ पे 1000 केस भी नहीं थे, लेकिन उसके पहले ही हमारा मार्केट 40% डाउन हो गया। ये भी एक ग्लोबल रिस्क ऑफ की वजह से हुआ, यूरोप और यूएस में इन्फेक्शन फैल रहा था इसलिए। तो ऐसा देखा गया है कि जब भी हमारे मार्केट में भारी गिरावट आती है इंटरनेशनल रीजन की वजह से और एफपीआई सेलिंग की वजह से खास करके, वो तो क्या है कि व्हेन द डस्ट सेटल, जब हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे, तो काफी तेजी से एक्चुअली डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है। तो निवेशकों के लिए यही है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उनको कुछ नहीं करना चाहिए एक्चुअली। देखिए एक एक्शन बायस होता है कि भाई कुछ तो करें, कुछ ले लें, कुछ बेच दें। एक्चुअली कुछ भी टेम्पटेशन को साइड पे रख के कुछ नहीं करना चाहिए। एग्जिस्टिंग जो निवेशक हैं उनको अपने पोर्टफोलियोज के साथ लगे रहना चाहिए, और जो इंक्रीमेंटल है उन लोगों को भी कोई एग्रेसिव कॉल नहीं लेना चाहिए, धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहिए अगले 2 महीनों में। सो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए यही है कि शायद डिफिकल्ट रहे ये, लेकिन कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक बात है, बेहतर है आप कुछ भी ना करें, शांति से बैठें, जो आपका पोर्टफोलियो उसे संभालें। नया पैसा डालना है ऐसे लोग कम हैं, पैसा है तो भी वो हिम्मत और जिगर भी होना चाहिए। फिर भी कुछ कुछ लोग आप जैसे बड़े एक्सपीरियंस लोगों को सुनकर आपकी सलाह पर पैसा डालने की हिम्मत करते हैं, जुटाते हैं। उन्हें कैसे पैसा लगाना है और कहाँ लगाना है, ये बताइए सर। जैसे सेक्टर्स का मेरा ख्याल आप सेक्टर्स की तरफ से बोल रहे हैं, तो और एक तो दूसरा फंड्स के हिसाब से भी किस तरह के फंड्स लगाएं भाई। डेट इक्विटी होना बिल्कुल। चाहिए, और इक्विटी में तो लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, ऐसा जो भी आपकी स्ट्रेटजी आपको लगेगी ये तरीका ठीक है। और अगर किसी को सीधा ही शेयर खरीदना, कौन से सेक्टर्स अच्छे हो सकते हैं वो भी बताएं सर। सो एक्चुअली जो मैं बोल रहा था कि स्टैगर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। आमतौर पे हम लोगों को बोलते हैं कि 2 रिजल्ट सीजन निकल जाए, काफी इवेंट्स निकल जाएं, तो 6 महीने के लिए स्टैगर करना चाहिए, इस तरीके के आमतौर पे एडवाइस देते हैं। लेकिन अभी का जो माहौल है, मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 2 महीने में 4 to 8 वीक्स उतना ही स्टैगरिंग करना चाहिए। अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर अगर करते हैं, तो अगले महीने 2 महीने में स्टैगर करके इन्वेस्टमेंट पूरा करना चाहिए। ज्यादा लंबे अरसे तक उसको खींचना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि फंड्स हमेशा से, जैसे हम बोलते हैं फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप जो फंड्स होते हैं, डाइवर्सिफाइड, और सारे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स। और अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, सेक्टर्स की अगर बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फाइनेंशियल्स हैं, बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, काफ़ी सारी कैपिटल मार्केट एंटिटीज हैं, इसमें ये जो ग्लोबल सेलिंग है इसकी वजह से काफ़ी भारी गिरावट आई है, और सामने जो इनके फंडामेंटल्स हैं वो पिछले 9 से 12 महीने में कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हुए हैं। तो अगर एक सेक्टर की बात करते हैं, तो जो बड़े फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और कैपिटल मार्केट कंपनीज हैं, ये मुझे लगता है कि प्रेफरेबल रहेगा।